अध्याय खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। प्यारे बच्चों, इस कालखंड में मैं थैलेश शाहू एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम सामाजिक विज्ञान के इस भूगोल के अंतर्गत जानने का प्रयास करें कि आखिर खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण इसका क्या महत्व है और इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन में एवं देश के लिए इसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, इस पूरे बात को हम आज समझने का प्रयास करें। बच्चों, हम कल के कालखंड में जो समझ रहे थे उससे आगे चलते हैं। खनिज किसके हैं कह रहे, तो मान लीजिए किसी गांव के नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडार है, ये पता चला। अब वह चूना पत्थर किसका होगा? जमीन के मालिक का, पूरे गांव वालों का, या पूरे राज्य का, या फिर पूरे देश का? अलग अलग देशों में भैया बहनों इसके लिए अलग अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह जमीन के मालिक का होगा, जबकि जर्मनी जैसे देशों में यह केंद्र सरकार का होगा। भारत में इस संबंध में माना गया कि जमीन की गहराई में जो भी खनिजें उपलब्ध है और जो खनिज मिलेंगे वो पूरे देश का होगा, और उसके उपयोग संबंधी जो नियम है वो केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन भारतीय कानून में कई लघु खनिज भी हैं भैया, जिसके उपयोग संबंधित नियम कानून राज्य सरकार को बनाना होता है। जो कोई खनन करता है वह सरकार की अनुमति प्राप्त करके ही करेगा, और प्राप्त खनिजों के लिए सरकार को रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा और उस जमीन का किराया भी चुकाएगा। प्रिय बच्चों, संक्षेप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि खनिज सार्वजनिक संपत्ति है, यानी वह किसी एक का नहीं बल्कि वह भारतीयों की साझी संपत्ति है, जिसमें हर भारतवासी का अधिकार है, जिसका उपयोग सबके हित में किया जाएगा, सबके कल्याण के लिए होगा, जिससे देश का और व्यक्ति का, समाज का भला हो। सभी लोगों को की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकारें इनके उपयोग का संचालन करेंगी और उनसे मिलने वाले आय का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा। प्रिय छात्रों, इस पूरे बात से ये समझ में आ रहा है कि हम देखते हैं कि जो भारत में खनिज संसाधन जो हैं वह किसी एक का नहीं होगा, बल्कि वह क्या होगा? देश की संपत्ति मानी जाएगी, और वह सभी का होगा। उसमें पूरे समाज, देश का कल्याण और भला हो, ऐसी नीति बनाई गई है। आइए अब चलते हैं खनिज नीति। तो भारत में खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीतियां हमारे विकास और औद्योगिकरण नीति के विकास के साथ साथ बदलती है भैया बहनों। खनन नीति निर्माण के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि 1990 में, यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, 1990 से पहले विश्व भर के देश चाह रहे थे कि उसके देश के खनिज का उत्खनन और उपयोग उसी देश के लोग और वहाँ की कंपनी ही करे। वे दूसरे देशों को उत्खनन में आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन 1990 के बाद तेजी से इसमें परिवर्तन आया। आपको याद होगा कि वैश्वीकरण का नया दौर 1990 के दशक से प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन जैसे खनिज प्रचुर देश अपनी नीतियों को बदलने लगे ताकि खनन में निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा मिले और वे ज़्यादा से ज़्यादा खनिज संसाधनों का दोहन कर सके, जिससे देश का औद्योगिक विकास हो तथा देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। प्यारे बच्चों, समय के साथ हम देखते हैं कि अधिकांश देशों ने अपने इस खनिज संपदा के उत्खनन के लिए एवं खनिज संसाधनों के उपयोग के लिए कुछ नियम बनाए, और सरकारों ने क्या किया? दूसरे देश के कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रण शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हम और देखते हैं क्या कि उन्होंने एक और प्रयास किया, क्या कि इसे क्यों ना निजी क्षेत्रों को या निजी कंपनियों को दे दिया जाए ताकि उनके द्वारा खनन कार्य हो, उनको एक टेंडर दिया जाए। बच्चों, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई है, और यहाँ पर देखते हैं कि नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई, जिसमें क्या कहा गया कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिजों को अब निजी क्षेत्रों या निजी कंपनियों को सौंप दिया। इससे क्या हुआ? निजी कंपनियों के पास क्या हो गया? उनके पास आधुनिक मशीनें हैं, आधुनिक औजार हैं, और उसके कारण से खनिजों को निकालना आसान हो गया। खनिजों का उत्खनन कार्य आसानी से होने लगा, और सरकार उसमें सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है? सरकार को फ़ायदा ये हो रहा है कि वह निजी कंपनियों को जब टेंडर देती है तो जो निजी कंपनियां हैं उसको सीधा
पैसा एकमुश्त सरकार को प्रदान करती है। और इस तरीके से उस कार्य के लिए निजी कंपनियों को काम सौंप दिया जाता है और उससे प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों का देश में शीघ्रता के साथ हम उसका उपयोग कर सकते हैं। औद्योगिकरण के साथ हम कल कारखानों में उसका उपयोग कर सकते हैं, आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इसका काम सौंपा गया और इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। प्रिय बच्चों, इससे फायदे तो हो रहे हैं, मगर कहते ना जहां एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां लाभ होता है वहां नुकसान भी होता है। पर इसके हम नुकसान पर भी बात करें, फायदे पर भी बात करें, तो ये क्या हो रहा है कि भारत में जो बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं, अधिकांश वो कहाँ हैं? जंगली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर जंगल अधिक है, जहां नदियां निकलती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अधिकांशतः जनजातियां निवास करती है, तो यहां पर जब खनिजों का दोहन होने लगा भैया बहनों, तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? जंगलों को काटा गया, क्योंकि अधिकांश जंगली क्षेत्रों में नीचे गहराई में खनिज संपदा है, तो जंगलों को काटा जाने लगा। फिर वहां से निकलने वाले खनिज पदार्थों की धुलाई होने लगी, कल कारखानों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने लगा, नदियों में भी अपशिष्ट पदार्थ बहाए जाने लगे। इस तरीके से जल प्रदूषण होने लगा, जंगलों की कटाई होने लगी। फिर लगातार उत्खनन होने से ध्वनि प्रदूषण होने लगा, फिर निकलने वाले वहां से धूल और वहां से धुएं, ये सब चीजों के कारण वायु प्रदूषण और पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ाने लगा। निजी कंपनियों से जहां फायदे हो रहे हैं, कार्य आसानी से हो रहा है, वहीं उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है भैया बहनों। और उसके बाद और क्या देखते हैं? खदानों का दोहन करने के बाद निजी कंपनियां क्या करती है? जिन खनिज पदार्थों को उन्होंने निकाला, उसके बाद वो क्या करते हैं? उन गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब हमारा काम हो गया, ये हमारा काम नहीं है। और वहां बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जहां पर कई बार आदमी या जानवर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, निजी कंपनी सिर्फ खुदाई तक का अपना कार्य मान करके वो कार्य करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि आज नदियों में भी प्रदूषण बढ़ गया, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, फिर जगह जगह गड्ढे हो गए। और इस तरीके से हमने देखा कि जहां एक तरफ खनन कार्य निजी क्षेत्रों में देने से लाभ हुआ, वहीं नुकसान भी हुआ है। जबकि इसका समाधान क्या हो सकता था कि जहां से खनिज पदार्थ निकाले गए भैया बहनों, उन गड्ढों को क्या करना चाहिए था? उन गड्ढों को मिट्टी से ढक देना चाहिए था। फिर उसके साथ साथ और क्या हो सकता है? वहां पर ढकने से वहां पर घास लगाया जा सकता है, घास उगाया जा सकता है, ताकि पशुओं को चारा मिल जाए, या वृक्षारोपण किया जा सकता है, बाग बगीचे लगाए जा सकते हैं। और इस तरीके से कुछ निजी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर कुछ नियम भी लागू किए जाने चाहिए, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सके और जो मिट्टी है, साथ ही जो गड्ढे हैं, उनको भी मनुष्य के उपयोग के लायक बनाया जा सके। और इस तरीके से अगर हम खनिज संसाधनों का उपयोग भी करें और उसका अगर समाधान करते हैं, तो भैया बहनों खनिज का उपयोग भी होगा और मनुष्य एवं प्राणी जगत को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीति से बढ़ते उत्पादन, स्थानीय लोगों की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब बातों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तब हमारा यह खनिज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना सार्थक होगा। मगर हम अगर औद्योगिकरण को बस बढ़ावा दें, मात्र औद्योगिकरण पर विचार करें और पर्यावरण के प्रति अगर हम सजग नहीं रहे, तो बच्चों कहीं ना कहीं इस पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव मात्र मनुष्य को नहीं, पूरे प्राणी जगत को भुगतना पड़ेगा। इसलिए खनिज संसाधनों का समुचित, सीमित और आवश्यकता होने पर बहुउद्देशीय उपयोग किया जाए, ऐसा हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए एक नई रणनीति हर देश को, मात्र भारत को नहीं, हर देश को एक नई रणनीति बनानी होगी, ताकि हम खनिज संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकें। प्यारे बच्चों, अगले कालखंड में और चर्चा करेंगे खनन प्रक्रिया क्या है। आइए आज की कालखंड को विराम दें। धन्यवाद।